हाँ, सरपंचा का चुनाव लड़ना ही, कहना जिला परिषदा का लड़ना ही, कहना पंचायत समितियां के लड़ना ही। अच्छा, ताने चुनाव नहीं लड़ना ही, लेकिन एक बात तो ताने जरूर जाननी है कि ये चुनाव कब तक होंगे, क्योंकि अभी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से खबर आ रही थी और शायद आप तक वो पहुंच भी होगी कि राजस्थान में अभी ये जो चुनाव है पंचायती राज संस्थाओं के, सरपंचों के वगैरह वगैरह, वो 20 अप्रैल से शुरू होने वाले और 4 चरणों से होंगे। तो ये क्या सही है या फिर गलत है, एक तो इसकी सत्यता की अपन जांच करेंगे। इसके साथ साथ यदि आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है तो कौन व्यक्ति है एक सरपंच का चुनाव लड़ सकता है, इसकी क्या योग्यताएं हैं, क्या पात्रताएं हैं, और इसके लिए आपको किन किन दस्तावेज को तैयार करना पड़ेगा, कैसे एक सरपंच का नामांकन है वो भरा जाता है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ राजस्थान चुनाव आयोग के द्वारा इन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पे कुछ पाबंदियां, कुछ प्रतिबंध लगाए, गाड़ियों पे है, बैनरों पे है, लाउड स्पीकर पे है। तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये जो वीडियो है हर एक राजस्थान के निवासी के लिए बहुत ही खास होने वाला, भले आप चुनाव लड़ो या मत लड़ो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। साथियों देखिए, सबसे पहले एक बात आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा जो कि मेरे दिल की बात है, और मैंने यहां पे एक मुहिम भी है वो छेड़ रखी है। देखिएगा, अब की बार आपको अपनी ग्राम पंचायत में सरपंच के लिए एक युवा को मौका है वो जरूर देना है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के अंदर है टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटलीकरण हो चुका है दुनिया का। तो ऐसे में अब भैया देखिए, जो हमारे बूढ़े माता पिता उनके बस की बात नहीं है, अब युवा है वो पढ़े लिखे हो गए, टेक्नोलॉजी के खास जानकार हो गए। तो ऐसे में आप युवा को जरूर मौका दीजिएगा यदि आपको अपने गांव का विकास करना। बाकी आपकी मर्जी, मैं तो आपके साथ मेरी मन की बात है वो शेयर की है। अब साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में इन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर बड़ा घमासान गला, और खास तौर पर सरपंचों के चुनाव को लेकर, क्योंकि सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका, सरकार करवाना नहीं चाहती, मामला कोर्ट तक पहुंच गया। यहां पे अपने माननीय हाई कोर्ट के द्वारा 15 अप्रैल तक ये चुनाव करवाने के लिए कहा गया था, मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि नहीं, जो हाई कोर्ट के द्वारा यहां पे आदेश दिया गया है तो वही यहां पे मान्य होगा, बरकरार उसको रखा, यानी 15 अप्रैल 2026 तक है ये पंचायती राज के चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में यहां पे जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना कर दिया तो भैया अपने राजस्थान सरकार है, अपने राजस्थान का जो चुनाव आयोग है वो भी भैया इसके लिए बड़ा ही तत्पर हो गया, और जल्दी जल्दी यहां पे हर एक दिन है इन चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, और रोज रोज यहां पे आदेश भी वो निकाल रहे हैं। चलिए सबसे पहले अपने यहां पे ये बात करेंगे कि ये चुनाव की डेट है वो कब होगी, यानी चुनाव कब होंगे। तो यहां पे देखिए, आज सोशल मीडिया के ऊपर एक जो मैसेज है बहुत ज्यादा यहां पे वायरल हो रहा है कि ये जो चुनाव है वो 20 अप्रैल से लेकर 4 मई तक होने वाले हैं। राजस्थान में 4 चरणों में ये चुनाव होंगे। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो अब यहां पे वो जान लीजिएगा। हालांकि देखिएगा, इस खबर की मैं यहां पे पुष्टि नहीं करता हूं, फिर भी सूत्रों के हवाले से मुझे यहां पे वो खबर मिली है कि राजस्थान में 4 चरणों में ये चुनाव होंगे। पहला जो चरण होगा वो 20 अप्रैल को, दूसरा 25 अप्रैल को, तीसरा 30 अप्रैल को, और चौथा जो चरण होगा वो 4 मई को होगा। और उसके बाद यहां पे 12 मई को मतगणना होगी, यानी 12 मई को रिजल्ट है यहां पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन साथियों यहां पे देखिएगा, मैं इस बात की इसलिए पुष्टि नहीं करता हूं क्योंकि अभी तक राजस्थान चुनाव आयोग के द्वारा है इसकी कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ना इसको लेके कोई आदेश जारी किया गया। हां, इंटरनल बात है वो चल रही है, बात सही है, लेकिन जहां तक यहां पे देखिए कोई आधिकारिक आदेश नहीं आ जाता तब तक अपन इसको सही नहीं मान सकते। इसके बारे में जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आपको नई वीडियो के माध्यम से जरूर जानकारी दूंगा। चलिए, अब यहां पे सबसे बड़ा ये सवाल है कि एक सरपंच का जो चुनाव, खास तौर पे मैं यहां पे सरपंच के चुनाव की बात कर रहा हूं, ठीक है, बाकी अलग जो होंगे पंचायती अपने जिला परिषदों के पंचायत समिति, उसके एक नई वीडियो में हम बात करेंगे। तो सरपंच का चुनाव कौन लड़ सकता है, इसकी क्या योग्यताएं रखी गई है। तो दोस्तों यहां पे देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो उम्र है 21 वर्ष हो चुकी है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, चुनाव लड़ सकता है। पहली शर्त ये। दूसरी शर्त यहां पे ये है कि जो सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहा है वो उस ग्राम पंचायत की जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर नाम नहीं होगा तो आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे उस पंचायत में, उस ग्राम पंचायत के अंदर। 2 सबसे बड़ी शर्त है। इसके अलावा तीसरी बड़ी जो शर्त है, इसको लेके काफी ही यहां पे अपने राजस्थान में है रोड़ा चल रहा भाई, वो है उसकी योग्यता को लेके कि भैया एक जो सरपंच का चुनाव लड़ेगा अब की बार उसकी
क्या योग्यता रहेगी, कौन सी कक्षा तक पास होगा। तो यहां पे देखिए शुरुआत में हमारे पास जानकारी आ रही थी कि 12वीं पास होगा, उसके बाद यहां पे एक नेता के द्वारा कहा गया था कि हम 10वीं पास है वो करने जा रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा अभी तक ना तो 10वीं पास हुआ ना 12वीं पास हुआ। जो लास्ट के अंदर जो नियम लागू थे फिलहाल वही लागू है, क्योंकि देखिए जब तक यहां पे इन चुनावों की घोषणा नहीं हो जाती, जब तक यहां पे राज्य चुनाव आयोग का कोई आदेश नहीं आ जाता, तब तक अपन कंफर्म ये नहीं कह सकते कि इसकी योग्यता क्या है। फिलहाल की कंडीशन की बात करूं तो फिलहाल जो पिछले सेशन के अंदर है जो नियम लागू थे वो यहां पे लागू है शैक्षणिक योग्यता को लेके। तो नया अपडेट आएगा तो जानकारी दूंगा। ये यहां पे योग्यता। अब दोस्तों यहां पे देखिए इस बार आप इस पे कुछ पाबंदियां लगाई गई। दस्तावेज के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है और ये दस्तावेज आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए इस बार कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं यहां पे है चुनाव आयोग के द्वारा। क्या क्या पे लगाई गई है, एक तो लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगाई गई है, वैसे नहीं लगाई गई है। देखिए जो लाउड स्पीकर है यदि आप चुनाव का प्रचार प्रसार करते हो, मैं पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुनाव जिला लेवल, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत लेवल सभी की बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। फिलहाल तो लाउड स्पीकर एक तो आप जहां पे आपका कार्यालय होगा वहां पर आप लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। इसके साथ जो भी सार्वजनिक जगह है वहां पे लाउड स्पीकर, जैसे कोई मंदिर आ गया, कोई स्कूल आ गई, कोई हॉस्पिटल आ गया, यहां पर लाउड स्पीकर आप नहीं लगा सकते। प्रचार प्रसार यहां पे लाउड स्पीकर के माध्यम से नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए व्हीकल यानी गाड़ियों पर भी प्रतिबंध है वो लगाया गया है। एक तो यहां पे देखिएगा इन चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बस है, ट्रक है, तंगा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, एक ऊंट गाड़ी है, इनको काम में आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। इनसे आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। तो फिर सवाल ये उठता है हम चुनाव का प्रसार कैसे करेंगे भैया। तो भैया आपको बताना चाहूंगा यहां पे देखिए व्हीकल की अनुमति दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। तो यहां पे देखिएगा जिला परिषद के लिए जो अनुमति दी गई वो 3 गाड़ियों की दी गई चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। जो भी अपनी पर्सनल गाड़ी या टैक्सी पास गाड़ी होते हैं ना, बुलेरो वगैरह वगैरह इनकी, ठीक है ना। 3 गाड़ियों की अनुमति है। पंचायत समिति के लिए 2 गाड़ियों की अनुमति है और सरपंच के चुनाव के लिए यहां पे 1 गाड़ी की जो अनुमति है वो यहां पे वो दी गई है। अब इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा यहां पे जो चुनाव के प्रचार प्रसार में जो खर्चा है उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो यहां पे देखिए अधिकतम जो जिला परिषद के चुनाव है उस पे 3 लाख तक है खर्चा किया जा सकता है। पंचायत समिति में 1.5 लाख है, वो ग्राम पंचायत लेवल पे 1 लाख रुपया, यानी जो सरपंच है वो अधिकतम 1 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है। लेकिन भैया ये बात संभव नहीं हो सकती, अपने पूरे भारतवर्ष में नहीं हो सकती। राजस्थान की बात तो अलग ही है, आपको पता है। यहां पे केवल ये जो राशि दी जाती है वो कागजों में ही लिखी जाती है। बाकी सरपंचों के चुनाव में तो मैंने ऐसा हाल देखा है कि लोग करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। तो भैया 1 लाख में कैसे काम चलेगा। लेकिन फिर भी देखिए आम जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप उस सरपंच को कभी भी वोट मत दीजिएगा जो आपको गुमराह कर रहा है, जो आपको पैसे देकर आपके वोट खरीदना चाहता है, जो आपको थोड़े से समय के लिए लालच देता है। आजकल पता है कि दारू दरबेड़ा है, बोल देंगे ये दे देंगे, चलो 5 बेडशीट दे दी, 5 कुर्सी दे दी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको वोट लेने के लिए लुभाता है तो वोट मत दीजिएगा। देखिएगा आपके गांव के अंदर वही व्यक्ति ईमानदारी से काम करवा सकता है जिसके इन चुनाव पे है बिल्कुल भी खर्चा नहीं हो। क्योंकि अगर वो पहले ही 1 करोड़ रुपए खर्च कर देगा तो भैया वो तो आमदनी कहां, आपके गांव में विकास कहां कराएगा, वो तो अपनी जेब भरेगा ना। क्यों ना, मैं सच बोल रहा हूं ना, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, ठीक है ना। तो बाकी आपकी मर्जी, आप सभी यहां पे समझदार हैं। चलिए ये पाबंदियां यहां पे वो लगाई गई। अब दस्तावेज की मैं बात करता हूं कि इसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता वो पड़ने वाली है। साथियों यहां पे तो देखिएगा वैसे तो एक आपकी जो योग्यता का प्रमाण पत्र, एक आपकी जो मतदाता सूची है यानी वोटर आईडी कार्ड है, मतदाता सूची, उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे एक आपकी जो जन्म का जो प्रूफ हो, जन्म प्रमाण पत्र है, उसके लिए आप या तो जन्म प्रमाण पत्र है, अगर आप एजुकेटेड पर्सन है तो 10वीं की मार्कशीट वगैरह वगैरह, जिससे आपकी जन्म तिथि वेरीफाई हो जाए कि आपकी जो उम्र है वो 21 वर्ष हो चुकी है, ठीक है ना। एक तो ये दस्तावेज चाहिए। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा एक आपका मूल निवास, एक आपका जाति प्रमाण पत्र। आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है ना। मूल निवास के आप उसी ग्राम पंचायत के रहने वालों, तो अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा, पुराना हाथ से नहीं चलेगा। आजकल डिजिटल चल रहे हैं तो इन चुनाव से पहले ही आप बनवा लीजिएगा यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो। अब जैसे ही मान लीजिए कि जब ये चुनाव आएंगे तो उस समय आपको कुछ दस्तावेज तैयार करने पड़ेंगे कि किस तरह से हम नामांकन कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा इनके लिए। तो साथियों यहां पे देखिए अपना एक रिटर्निंग अधिकारी होता है,
ठीक है। अगर बात करें अपनी ग्राम पंचायत के लिए, सरपंच के चुनाव के लिए, तो देखिए एसडीएम तकरीबन यहाँ पे वो रिटर्निंग अधिकारी होता है, तो उसके समक्ष हमें है ये चुनाव का जो नामांकन है वो प्रपत्र हमें यहाँ पे भरना पड़ता है, इन फॉर्म हमें भरना पड़ता है। और ध्यान रखना इस फॉर्म के अंदर हर एक जानकारी बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक आपको भरना पड़ता है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर चाही गई सूचना आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक शपथ पत्र है, वो भी आपको है भरना पड़ेगा। और ये शपथ पत्र के अंदर भी कुछ आपके बारे में जानकारी है, वो जानकारी आपको सही सही भरनी पड़ेगी, जैसे नाम, पता, एड्रेस है, सोशल मीडिया है, आपकी इनकम है वो कितनी वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको भरनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आपकी जो इनकम है, चल और अचल संपत्ति है, उसकी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अक्सर होता क्या है कि देखिए अपने घर के अंदर है बहुत सारी संपत्ति होती है, किसी के कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, पता ही नहीं होता है कि अपने घर में ये सोना पड़ा है, उसकी अनुमानित राशि कितनी है। तो आज के समय की जो राशि कितनी है वो काउंट करके पहले ही आप रख लीजिएगा, ताकि एन वक्त पे है आपको इधर उधर भागना नहीं पड़े। आपके बैंक खाते कितने खुले हुए, प्रत्येक बैंक खाते के अंदर कितनी कितनी राशि जमा है, आपकी पत्नी के खाते में कितनी राशि जमा, आपके बेटी हैं उनके खाते में कितनी राशि जमा है, ठीक है ना, उनके नाम से कितनी संपत्तियां, क्योंकि आपको पूरी संपत्ति का ब्यौरा है वो देना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिए आपका जो चरित्र है, प्रमाण पत्र है, वो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, कि भैया आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, या फिर आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है। अगर आपके ऊपर पहले कोई मुकदमा दर्ज हुआ या फिर कोई केस अभी फिलहाल चल रहा, तो सही सही जानकारी आपको देना है। उससे संबंधित जो दस्तावेज है आपको है इस नामांकन प्रपत्र के साथ आपको लगाने भी पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वो लेटर पहले ही आप निकलवा लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि यार नहीं यार मेरे ऊपर एफआईआर हुई है और वो बहाल हो गया, और बहाल भी नहीं होता, अभी चल रहा है, तो मैं लिख दूंगा नामांकन प्रपत्र में कि भी नहीं मेरे पर कोई ऐसी मामला नहीं है। नहीं, आपको जानकारी देना है, क्योंकि चुनाव वो व्यक्ति भी लड़ सकता है जिसके ऊपर एफआईआर हो रखी है, ठीक है ना। अब बाद में कैंसिल हो जाए वो एक अलग बात है, ठीक है ना। नियम है, हर व्यक्ति को अपने संविधान ने अधिकार दिया चुनाव लड़ने का, जिसकी पात्रता हो चुकी है या फिर योग्यता हो चुकी है। बाकी आगे क्या नियम होते हैं वो एक अलग बात होती है, ठीक है। तो इस चीज की जानकारी आप अपने पास है वो जरूर रखिएगा। बस ये सारे दस्तावेज आपको पहले तैयार करने, संबंधित किसी नोटेरी वकील से इसको आपको वेरीफाई करना, और तय सीमा के ऊपर है वो डेट के दिन है आपको नामांकन फॉर्म भर के रिटर्निंग अधिकारी को जमा करवाना पड़ता है। उसके बाद है यहाँ पे है आपको मौका दिया जाएगा वापस फॉर्म उठाने का। उसके बाद आपके लिए जो चुनाव चिन्ह है वो आवंटित हो जाएंगे, और चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद है आप प्रचार प्रसार कीजिएगा, मेरा ये चुनाव है, मेरा ये चुनाव है, मेरा ये है, मेरा तो ये है भैया चुनाव चिन्ह, मेरा ये है, मैं इस पे चुनाव लड़ूंगा, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, वो ऐसे चिन्ह आप खुद तय नहीं कर सकते हैं, वो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी है अपने चुनाव आयुक्त के द्वारा है या फिर अपने चुनाव आयोग के द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिए गए, केवल उन्हीं में से आपको कोई चुनाव चिन्ह है वो मिलने वाला। आशा रखता हूं अब आप यहां पे अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और जैसे जैसे इन सभी चुनाव से रिलेटेड कोई लेटेस्ट अपडेट आता है हर एक दिन आपको अपडेट की जानकारी देता रहूंगा। हम यूट्यूब चैनल पे भी दूंगा, इसके साथ साथ हमारा जो फेसबुक पेज है, इसके अलावा जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब पे जानकारी दूंगा, क्योंकि अभी विभाग एक्टिव हो गया तो हम भी यहां पे एक्टिव होने जा रहे हैं। बाकी मैं पहले भी वीडियो है इससे रिलेटेड है वो डाल चुका हूं। अब इन चुनाव के लेके यदि आपका कोई सवाल है किसी भी प्रकार का तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि ऑडियंस क्या चाहती है, उनको क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या है, डिटेल के साथ वीडियो हो बनाऊंगा। हालांकि देखिए चलते चलते एक और जानकारी से आपको रूबरू कराऊंगा, मैं 2 मिनट वाला क्रिएटर नहीं हूं। मैं जब भी आपको जानकारी देता हूं तो नियमानुसार देता हूं, विभागीय जानकारी देता हूं, आदि अधूरी जानकारी देना मुझे पसंद नहीं है। अक्सर इसलिए हमारी जो वीडियो है वो लंबी हुआ करती हैं। भला 2 मिनट में है देश के संविधान को कैसे आप है उसके अंदर है समेट सकते हो, नहीं समेट सकता, उसके लिए एक लंबी चौड़ी समय की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो फाइनल बात यही है कि पूरी जानकारी लेनी है तो टाइम तो बढ़ने ही वाला। फिर भी अगर आपका कोई सुझाव हो मेरे लिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।